बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मित्रों, राबेल, किशन, कमल शास्त्री और समय बलोच तीनों सीएसएस करने के बाद एयरफोर्स में भर्ती हो गए। राबेल किशन मद्रास सेक्टर कमांडर भर्ती हुआ और समय बलोच मद्रास वाइस कमांडर भर्ती हुआ, जबकि कमल शास्त्री पूना एयर बेस कमांडर भर्ती हो गया। सरदजोत का दान अदा किए 3 माह गुजर गए थे। सरदजोत धूप में लेटा प्रिंस की बाहों में कलोल करता था कि बाहर सड़क पर पिराडो के टायरों की मखसूस आवाज़ पर सब बुरी तरह चौंक गए। प्रिंस ने तेज़ी से सरदजोत को आगोश से निकाला और खड़े होकर फाटक को देखने लगे। वो मुंतज़िर थे कि गार्ड आकर इत्तला दे तो वो जाएं, और फिर गार्ड अंदर आया और इत्तला दी कि हनुमानगढ़ से मुखिया जी आए हैं। प्रिंस फ़ौरन जाकर उन्हें अंदर ले आए। उन्हें देखकर सरदजोत गुस्से से पैर पटकता अंदर भाग गया। किशन को सोफे पर बिठाया गया। प्रिंस अजीब सी मुंतज़िर सर पर खड़े थे कि किशन ने कहा, जीप में सरदजोत का दान है, वो उतरवा ले। मुखिया जी, आपने सरदजोत का वधीक दान अदा कर दिया है, अब इसकी क्या ज़रूरत थी? वो अज़राहे तकल्लुफ़ कहते तेज़ी से बाहर निकल गए और कुछ देर बाद किशन अंदर आया तो वो बिस्तर पर कंबल लपेटे सो रहा था। रूम हीटर और बेड हीटर एक साथ फुल स्पीड से चल रहे थे। उसके हाथ में रिमोट था और वो तेज़ी से चैनल बदलने में मसरूफ़ था। जाहिर है वो शदीद टेंशन का शिकार। किशन को देखकर उसने रिमोट दीवार पर दे मारा। किशन मुस्कुराया और जाकर टीवी बंद कर दिया। रूम हीटर आहिस्ता किया और बेड हीटर बंद कर दिया और सरदजोत के बेड के साथ लगे सोफे पर बैठ गया। कैप्टन ललित, जल्दी से कोई लिक्विड लाए। मित्रों, सर्दियां थी तो इस हिसाब से मे भी चाय वगैरह लाए होंगे। कैप्टन ललित सर्व करके चले गए। सरती, माय डियर, सरदजोत नाम है मेरा। सरद फौरन बात काट कर बोला। वैसे वो किशन से नज़रें मिलाते हुए कतरा रहा था। किशन मशरूब पीता रहा। वो सरदजोत पर भी निगाहें डालता था। सरदजोत देखने से कंफ्यूज होने लगा था। देखो सरदजोत, तुम इस ज़मीन पर मेहमान हो, तुम जानते हो, तुम्हारा ज्ञान अब तक तुम्हें बता चुका होगा कि अब इतिहास आखिरी मराहिल पर है। इतिहास का तकमील पा जाना अब मस्ट है। बट तुम ये भी जान चुके होगे कि धरती से विदा नहीं ले सकते। जब तक तुम परेड में नहीं दिखते धरती तुम्हें विदा नहीं कर सकती। तुम्हारा परेड में दिखना इसी तरह लाजमी है जिस तरह तुम्हारा वापस अपनी थाह को पलट जाना। परेड में दिखे बगैर धरती कभी भी अपना पैरा नहीं हटा सकती। अक्टूबर एंड पे है, अभी 26 मार्च में 3 माह हैं। हम पूरी तैयारी करवाएंगे। मैं चाहता हूँ इस बार तुम 26 फरवरी को परेड में दिखो ताकि फिर हम तुम्हें विदा करने का उपाय करें। और अगर वो मुझे उचक के ले गया तो। सरताब उठकर बैठ गया था। उसने किशन की आंखों में आंखें गाड़ी हुई थी। नहीं उचकेगा, वो बेनियाज है, उसकी नज़रों में आना आसान थोड़ी है। बाबल मेरी ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव है। अपने आखिरी पड़ाव पर स्टे करना इसी तरह मस्ट है जिस तरह मेरा परेड में दिखना। और जब तक मैं अपने पड़ाव पर स्टे नहीं करूँगा वापस नहीं पलट सकता। यही ना, यही आपका माटो है ना? मैं नहीं मानता। मैं अपनी राह खुद बनाता हूँ, अपना मुकद्दर खुद लिखता हूँ। मेरी विल पावर ही मेरा मुकद्दर है और मैं अपनी मुक्ति खुद तलाश कर लूँगा। मुझे सहारों की ज़रूरत नहीं है। वक्त सूरज बंसियों का ग़ुलाम होवे तो मेरे पैर की धूल होवे। खरे रत्नों की कलाइयों में वक्त रुका रहता है तो विदेशी की कलाई में भी थोड़ी भागता है, सुस्त पड़ा रहता है। सूरजवंशी सदियों का प्यार घंटों में करते हैं तो मैं युगों की प्यास लम्हों में बुझाता हूँ। आपकी बात नहीं मानता। सरदजोत ने 2 टोक लहजे में बात की। सरदजोत, मैं तुम्हारा निगरान हूँ और जब एक सीधा रास्ता है तो गलत रास्ते पर क्यों चला जाए? इतिहास अब तुम्हारा बाप समेट रहा है। अमीबियाई कुव्वत का शरीर वाहिद तुम रह गए हो। तुम्हारे बाद अमीबियाई जिस्म फना पा जाएगा। आखिरी पड़ाव चंद कदमों के फासले पर है। तुम फासला तय करके निर्वाण पा सकते हो। सरदजोत ने ज़हर आलूद निगाहों से तका और बोला, तो यूँ कहिए ना, परेड में दिखना इतना ज़रूरी नहीं जितना पड़ाव पे स्टे करना ज़रूरी है। साफ क्यों नहीं कहते अपने अयाश पोते कारण आपको मेरा शरीर दरकार है। समय के कोमल बदन से उसकी अवस तस्कीन ना पा सकी तो क्या मेरे जिस्म से उसकी आग बुझ जाएगी? मेरा शरीर तो पवित्र भी नहीं, धंधा करने वाला है, नर नारी की तपन बुझाता है। क्या वो सैर हो जाएगा? सरदजोत का लहजा जहर में बुझा था। वो बिखर कर बैठा था। मखमली कंबल उसके जिस्म पर से सिरक रहा था और वो जिस्म की उरियानी से बेनियाज खोल रहा था। किशन ने सब सब्र से सुना और तहम्मुल से बोला, सरदजोत, तू मान ले कि वो बेनियाज है, उसकी नज़रों में आना कोई शर्त नहीं। तुम तेज़ी से गुजर जाना। इतिहास की तकमील के बस 2 मराहिल रह गए हैं। हो सकता है पड़ाव के आस पास ही मंजिल हो। इतिहास में मंजिल की निशानदेही नहीं, पड़ाव का इशारा है और मेरा ज्ञान कहता है कि पड़ाव के आस पास ही मंजिल होगी। 3 माह का वक्फा है, तुम्हें ट्रेन करने के लिए मुनासिब टाइम है। तुम हामी भरो, मैं परेड में दिखने का पूरा दान दूंगा। वो खामोशी से मुंतज़िर सरदजोत को देखने लगा। कुछ देर बाद सरदजोत बोला, फ़र्ज़ करें मैं परेड में दिखूं और उसकी नज़रों से बच जाऊं तो क्या आप मुझे फिर भी आखिरी स्टे पर रुकने का कहेंगे? वो अब आंखों की राह दिल में उतर आया था। सरदजोत, मैंने कहा ना, इतिहास में दर्ज है, परेड में दिखना मस्ट है। आखिरी पड़ाव पर स्टे की निशानदेही नहीं हुई और बापूजी ने भी मुझे यही तालीम किया था कि परेड में दिखना ज़रूर है। और बस सरदजोत को कुछ इत्मीनान हुआ।
बट फ़र्ज़ करें मैं उसकी नज़रों में आ गया और वो मुझे उचक के ले गया, तो मैं सरती हूँ, स्वीट हार्ट हूँ, वो अफरीत है, ज़ालिम वहशी है, इंसानियत उसमें नाम की नहीं। उसने मार मार के मेरी खाल उधेड़ दी। तो किशन उठकर बिस्तर पर जा बैठा। तो क्या हुआ, फिर सरजोत घाव लगाएगा तो खुद ही इन पर मरहम भी बनकर लगेगा। नो नो नेवर, आई हेट बाबल, मुझे परेड में नहीं दिखना। इतना सुनते ही वो चीखने लगा था, प्रिंस भैया, प्रिंस भैया। उसने चीख कर प्रिंस को बुलाया। वो तेज़ी से अंदर आए। बिस्मिल्लाह करूँ मेरी जान, वो मार मिटने वाले लहजे में बोले, ले जाएं मुझे यहाँ से, वो चीखा। प्रिंस ने जल्दी से कंबल में लपेटा और कंधे से लगाकर दूसरे रूम में चले गए। किशन तवील सांस लेता उठा और वापस पलट गया। रात गहरी थी। वतन नारायण की कॉल आई। क्या कहता है? वो नहीं माना। तो फिर तुमने क्या सोचा है? वतन नारायण फिक्रमंद होकर बोले, सोचना क्या है, मैंने ज़बान से समझाया तो वो समझा। किशन के हाथ कटे हुए हैं। किशन तप कर बोला, तो क्या तुम उस पर सख्ती करोगे? वो हैरानी से बोले, कमांडर नारायण भाई, इतिहास की तकमील के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने अपने बाप के वचन की खातिर अपना बाबल पराई झोली में डाल दिया, तो ये दरियाए डैन्यूब का रहने वाला अमीबा क्या शय है? डोंट वरी, मैं हूँ ना आपका रक्षक। गुड नाइट। बड़े ही बुलंद हौसलों का अमीन था किशन बंसी। एक हफ्ता गुजरने के बाद हेडक्वार्टर आर्मी के वसी अरूज फाटक को क्रॉस करती पिराडो अंदर आई तो किशन बंसी नीचे उतरा और गार्ड से कहा कि जीप से सरजोत का दान उतरवा और प्रिंस की आफस में पहुंचा दो। जीप की आवाज़ सुनकर सरजोत तेजी से बाहर आया और किशन पर निगाह पड़ते ही भागने लगा कि किशन ने जोर से लात घुमाई जो पूरी कुव्वत से सरजोत के कोलों पर पड़ी। सरजोत की चीखों से माहौल गूंज उठा। अचानक वार की उसे तवक्का ना थी। वो दूर जा पड़ा और फौरन ही कलाबाजी खाकर खड़ा हो गया, मगर उसके संभलने से पहले ही किशन ने उसे दबोचा और पिराडो के फ्रंट पर उसे धकेलता उस पर छा गया और उसे अपने मजबूत जिस्म के नीचे दिए उसके मुंह में मुंह गाड़ लिया। सरजोत उसके जिस्म के नीचे से निकलने के लिए मछली की तरह तड़पने लगा। उसका नाजुक जिस्म किशन के नीचे दबा हुआ था और कुछ ही देर बाद किशन अलग हुआ। सरद के होंठों से खून रिस रहा था। उसने नफरत भरी नजरों से किशन को देखा और जोर से जमीन पर ठोकर मारी। उसके अंदर लावा उबल पड़ा था। वो समझ गया कि किशन उसका सवा शेर है। वो अंदर दौड़ गया। प्रिंस ने बढ़कर जल्दी से स्वागत। वो खासे तजस्सुस से प्राडो से उतरते सूटकेस देख रहे थे कि इन सूटकेसों में क्या हो सकता है। किशन जलियान के पास बैठा था कि प्रिंस अंदर आए। कहाँ है वो? जीप लेकर निकल गया है। वाकी टाकी पर ट्रेस किया। हाँ, वाकी टाकी बंद है। किशन ने तवील सांस लेते हुए मेज़ पर रखा कैलेंडर अपनी तरफ घसीटा और पेंसिल से मार्क लगा कर गिनने लगा। अभी 42 दिन है। वो जैसे खुद को मुतमईन करता था उसकी ट्रेनिंग हो सकती है। उसका लहजा अपने आपको यकीन दिलाने वाला था। प्रिंस और जलियान खामोश रहे। ओके, अब मैं चलता हूँ। वो आए तो मुझे फ़ौरन इत्तला करें। किशन ने चाय का आखिरी घूंट अलग में उतार कर कहा। वो प्रिंस के साथ बाहर आ गया। उसने जीप के हैंडल पर हाथ रखा तो प्रिंस ने हाथ पर हाथ रख दिया। किशन ने चौंक कर देखा। प्रिंस बेहद जज्बाती हो गए थे। मुखिया जी, रास्ता ज़्यादा और कचावे कमज़ोर हैं और कमज़ोर हो रहे हैं। वो नाजुक है, कोमल बदन है। कचावे से गिर गया तो प्रिंस बेटा, आप चिंता ना करें। कचावे कमज़ोर हो गए हैं तो क्या हुआ? भागें तो सूर्यवंशियों के हाथ में है। कचावे से गिरा तो हाथों पे उठा लूँगा। अब राह ज़्यादा नहीं है। मंजिल पर पहुंचना ज़रूरी नहीं, मंजिल की तरफ बढ़ते रहना ज़रूरी है। तो मंजिल आप ही आप आ लेती है। प्रिंस को बहुत हौसला हुआ। वो कंधे पर सर रखते हैं तो किशन सर चूम लेता है और रुखसत लेता है। प्रिंस फाटक में खड़े दूर तक उसे देखते रहे और 2 दिन बाद प्रिंस बताते थे एयरलाइन से इतला आई है, वो बैरून मुल्क चला गया। किशन ने सब्र भरी तवील सांस ली और मुस्कुरा दिया। कोई बात नहीं यार, जिंदा सोबत बाकी। और फिर यौम जमहूरिया गुजर गया। सरजोत बम्बई एयरपोर्ट उतरा और अपने मुल्क पर निगाह डाली और गालों में ज़बान देकर मुस्कुराया। वो बहुत मुतमईन था और काम धंधों में लग गया। मित्रों, गर्मियां गुजार सर्दियां फिर से आ गई थीं कि एक सपहर किशन घर आया। शरद कंबल में लेटा था। शरद घर होता तो हर वक्त कंबल में लेटा रहता था। किशन को देखकर उसने कंबल मुंह पर डाल लिया। किशन बैठ गया। किशन ने कंबल से उसका पैर निकाला और उस पर हाथ फेरने लगा। मेरा पाँव है, छोड़ दें, वो धीमेपन से बोला। किशन ने पैर कंबल में डाल दिया। किशन ने सर से कंबल हटाना चाहा तो उसने सर के नीचे दे लिया। सरजोत पुत्र, अब मैं तुमसे नहीं कहूँगा, मैं उम्रे पर जा रहा हूँ, अब खुदा से ही तुम्हें मांगूंगा। वो कुछ ना बोला। पूछने आया हूँ कि कोई सुख संदेश है तो बताओ, पहुंचा दूंगा। वो कुछ ना बोला। किशन कुछ देर इंतजार करता रहा और फिर गुड बाय कहकर कमरे से बाहर निकल गया। शरद तेजी से खिड़की में आया और पर्दे के पीछे से किशन को देखने लगा। और फिर कई दिनों में वो फिर भूल भुला गया। दिन गुजरते थे और एक दिन घर वाले बैठे मक्का की खजूरें खा रहे थे। शरद बाहर से आया। वो मक्का की खजूरें ये कहाँ से आई हैं? उसने खजूर उठाकर मुंह में डाली। हनुमानगढ़ से मुखिया जी ने भेजी हैं, लो ये जमजम भी पियो। शरद ने खामोशी से हाथ में पकड़ी खजूर भी रख दी और चला गया। दिन गुजरते थे और इतवार की एक बड़ी खिली दोपहर थी। शरद कमरे में लेटा था। घर में बड़ी चहल पहल थी। जाहिर है छुट्टी थी कि हेलीकॉप्टर की तेज़ आवाज़ आने लगी तो लेटा सरजोत चौंक गया। हेलीकॉप्टर सीन में उतरा और उसका मुंह बन गया कि उसके इल्म ने उसे बता दिया था कि किशन आया है। वो मुंह पर कंबल तान लेता है। बाहर से आवाज़ें आ रही थी। मुखिया जी, तो क्या हम वहाँ तैयारे पर जाएंगे? हाँ, सफ़र लंबा है, जीप में मुमकिन नहीं। सरजोत नाजुक बदन है, तैयारे में जल्दी पहुँच जाएंगे। सामान रखना है? सरजोत के ड्रेसेस प्रिंस ने पूछा। नहीं, सामान खाना मैंने रखवा दिया है।
मुखिया जी हम भी साथ जाएंगे। अब भाई किशन से जिद करने लगे, नहीं तुम लोग ठहरो, पहले मैं और प्रिंस और सरजोत जाएंगे। नहीं नहीं मुखिया जी हम जाएंगे, हमने आड़ू खाने। हम अब बिल्कुल कमरे के अंदर से आवाज़ें आ रही थी, वो लोग कमरे में आ गए थे। इसे सोता ही ना डालूं, किशन ने कहा। जैसे आपकी मर्जी जलियान बोले। ऊपर से प्रिंस आ गए। मुखिया जी खाना ज़्यादा नहीं है क्या? ज़्यादा है तो आप निकालें। प्रिंस तैयारे की तलाशी लेकर आए थे। हाँ हमें कुछ ज़्यादा लगा था तो हमने आधा निकाल लिया है। आगे से प्रिंस ने भी बरजस्ता जवाब दिया। वो लोग अब किशन के साथ बहुत घुल मिल गए थे, जैसे बरसों से एक साथ रहते हों। प्रिंस किशन को अजीब मोहब्बत पाश नज़रों से देखते रहते थे। किशन सरजोत को उठाने के लिए आगे बढ़ा तो सरजोत उछलकर खड़ा हो गया। सरजोत चलें, पहले ही हम लेट हो गए हैं। कहाँ जाना है? वो चुपते लहजे में बोला। वहीं जहाँ तुम्हें 60 साल पहले मौजूद होना चाहिए था, और अगर मैं ना चलूँ तो। सरजोत का लहजा चैलेंज लिए हुए था। किशन बहुत करीब आ गया। सरजोत ने बेख्तियार हाथ किशन की तरफ बढ़ाया तो उसकी उंगलियों से एक सीमियाई लेयर निकल कर किशन की तरफ बढ़ी, मगर मित्रों वो किशन के जिस्म से टकरा कर ख़त्म हो गई कि किशन के पास अंग्रेज़ों का इल्म था, फतह उसका नसीब था। सरत हैरान तकता था। सरजोत मेरे खूबसूरत मेहमान, अब तुम्हें इनकार नहीं कर सकते कि मैंने बैतुल्ला में जाकर तुम्हें मांगा है, और मेरी दुआ ना सिर्फ कबूल हुई बल्कि तुम्हें उठाकर मेरे हाथों में दे दिया गया। उसके लहजे में इस कदर जाज़बी थी कि सरत के जिस्म में सर्दी की लहरें दौड़ने लगी। वो बिस्तर पर ढह गया तो किशन आगे बढ़ा और उसके जिस्म पर किशन के लबों की मोहरें लगने लगी। मैं नाजुक हूँ, स्वीट हार्ट हूँ, वो वैश्य मुझे मार डालेगा, वो मुझे बांध लेगा, मुझे रोक लेगा। मैं वापस पलटना चाहता हूँ। अब पृथ्वी मेरे बोझ से आजिज़ हुई जाती है। मुझे हर हाल में जल्द पलटना होगा और वो अयाशा मुझे मार देगा। सरजोत बिलक पड़ा। सरजोत माना कि वो वैश्य, मगर तुम मासूम हो, शुभ हो, तुम्हारे प्रेम में वो इंशाल्लाह ज़रूर पिघल जाएगा। किशन ने उसे सीधा किया, उसे सहार लिया। वो ढीला डाला था। सरजोत तुम परेड में दिखोगे ना? इस बार वो सीने से लग गया। उसके सीने का जीरो बम बेचैनी जाहिर करता था। मुंह से इकरार करो प्लीज़ मेरी जान, 26 फरवरी यौम जमहूरिया के दिन तुम परेड में दिखोगे ना? हाँ मैं आपके परेड में दिखूंगा। उसके मुंह से निकलते ही वहाँ जय हिंद का गूंजदार नारा लगाया गया और सारे दौड़कर तैयारे में सवार हो गए। किशन सरद को तैयार करा कर लाया तो पायलट कोट कुटा के बाहर पड़ा था और उसकी सीट पर भी भाई बैठे थे। उसने किशन को शिकायत लगाई। किशन ने उतारना चाहा तो उन्होंने चीख चीख कर घर सर पर उठा लिया। अमल और नव तुम तो बाहर निकलो, नेवर नेवर, हम तो मस्त जाएंगे, आखिर कब्जा भी तो लेना है। प्रिंस लोगों को पहले ही पता था कि पहाड़ी हमारी है, ज़ाहिर है वो किशन से पूछ चुके थे। किशन ने सरद को अब बताया कि परेड में दिखने के दान में मैं तुम्हें पहाड़ी दूंगा। ठोंस ठांस के सब आ ही गए। जलियान और ख़वातीन घर रह गए थे। जो ले सीजर, तमिल और तरियाक तीनों की शादियां हो गई, उनके एक एक बच्चा था। सारे बच्चे भी सीटों के नीचे घुस गए थे। वो वहाँ से चले तो मार्केट से एक जगह से किशन ने खाना पैक करवाया कि पहले वाले से आधा प्रिंस ने निकाल लिया था। वो लोग पहाड़ी पर पहुँच के मजबूत पक्की सड़क पहाड़ी के करीब जाकर रुकती थी। पहाड़ी के पास 4 कमरे, सामने बरामदा मौजूद था। कुआं पक्की ईंटों से बना, साथ लीमों के पौधे फल से झुक रहे थे। कमरों के आसपास आड़ुओं के झुंड थे और आड़ुओं से लदे हुए थे। इतना फल होता कि किशन बैरूनी मंडियों में बेचता था। जो आड़ू वो खाते गांठियों में फेंक जाते, जो फौरन जड़ पकड़ लेते और तनावर दरख्त बन जाते। फल पक कर गिरते रहते, फल गल जाता तो गुठली फौरन जड़ पकड़ लेती। इसलिए दरख्तों के जुड़े हुए झुंड थे। किशन आता तो दरख्तों की कटाई सुथराई करता था ताकि फल उतारने में आसानी रहे। जंगली घोड़ा बड़ी आला नस्ल है, वहाँ घोड़ों की बुता थी। किशन घोड़े बेच देता, पहाड़ी घोड़े किशन अफ्रीकी मंडियों में बेच देता। कमरे खोले गए, अंदर चारपाइयाँ लगी हुई थी, ज़रूरियात ज़िंदगी मौजूद थी। सब लोग बहुत ही खुश थे कि पहाड़ी इलाका था। आड़ुओं की कसरती बर्तन निकाले गए, पानी भरा गया, लीमों की स्कंजीन बनाई गई और खाना खाया गया। डियर मित्रों, जब किशन बंसी जवान हो गया तो यहाँ आया था। यहाँ उसके नाम का बोर्ड लगा था। उसने सड़क बनवाने का काम लगवा दिया और जब सड़क शहर तक बन गई तो किशन ने पहाड़ी पर काम लगवा दिया। कुआं खुदवाया, 4 कमरे तामीर करवाए। मित्रों, पहाड़ी पर जिन्नों के कई कबीले आबाद थे। किशन बंसी ज्ञान ध्यान में माहिर था। जिन उसके ताबे थे वो जाता तो जिन सहम जाते और घाटियों में छुप जाते। किशन वहाँ 5 वक्त अजान देता, नमाजें पढ़ता, वो हाफिज कुरान था, हर वक्त तिलावत करता रहता। तो जिन्नों के कबीले मुसलमान हो गए, वो नमाज पढ़ने लगता तो उसके पीछे आकर सफ़ें बांध लेते। आहिस्ता आहिस्ता उनका डर ख़त्म हो गया, मगर किशन से उनकी कोई बात ना होती, ना किशन उन पर निगाह डालता। वो भी खामोश रहते। जाती दफ़ा किशन बहुत लकड़ियाँ काटता, कुछ अगली बार जलाने के कारण रख जाता। बकिया कटे दरख्तों, झाड़ियों को, घाटियों में आग लगा जाता। कई दिन आग बुझ जाती, कोयले सर्द हो जाते तो जिन साल भर या किशन के आने तक अपनी खुराक कोयले खाते। किशन का बाप 2 घोड़े यानी जोड़ी छोड़ गया तो उसकी नस्ल बढ़ी तो इनकी लीद भी जिन्नों की खुराक बनती। किशन साल भर घर एक तहखाने में हड्डियाँ जमा करवाता, फिर साफ़ करवा कर बोरियों में भर के यहाँ ले आता। वो भी जिन्नों की खुराक बनती। यूँ जिन उसकी राह देखा करते और उसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगे। उनके दरमियान रिश्ता बहुत गहरा होता गया और जिन उसकी झलक देखने के लिए बेताब रहने लगे। वो आता किशन उनके वजूद से बिल्कुल इस तरह बेनियाज था जैसे वो हों ही ना। वो हिम्मत करके इसको छू भी जाते और फिर किशन काम में लगता तो वो आकर काम में जुट जाते। किशन जा आता वो फ़ौरन आकर रथ से घोड़े खोलते।
किशन शॉप में बैठता वो फ़ौरन शूज़ उतारते, अच्छा फल पका धोकर लाकर सामने रखते हैं, स्कंजीन बना के देते, रथ से सामान उतार कर अंदर रखते, खाना निकाल कर सामने रखते, वो बेनियाजी से खाता रहता, वो मुस्तैदी से हर चीज़ संभाल लेते, लेट जाता तो फ़ौरन जिस्म दबाने लगते, बर्तन धो डालते, काम लगवा दिया गया तो जिन भी काम में लग गए। किशन जाता तो वो पहाड़ पर चढ़कर रात के ओझल होने तक उसे तकते रहते, वो दिन भर पहाड़ी पर चढ़े सड़क को तकते रहते, जहाँ से रात आता था वो पहाड़ी के गिर चक्कर लगाते, कोई चमकदार पत्थर नजर आता फ़ौरन उठाकर घाटियों में फेंक देते, जो फल गिरता फ़ौरन उठाकर गुठली निकाल कर घाटियों में दबा देते, वो जड़ पकड़ लेता, किशन का रथ दिखाई पड़ता, वो दौड़ते जाते और बागें पकड़ लेते, फल पकता तो किशन आता था, मजदूर अमरा होते, कमरों में स्टे करते, फल उतारा जाता, पेटियों में पैक होता और वहीं से ठेकेदार ट्रकों में लदवा कर मंडियों में भिजवा देते, जवान उम्दा घोड़े बैरून मुल्क मंडियों में भिजवा दिए जाते। मित्रों, सरजोत के सब रिश्तेदारों ने घूम फिर कर पहाड़ी देखी और सरजोत के नाम का बोर्ड निकाला जिस पर प्रिंस वारस लिखे हुए थे। यहाँ आने से पहले ही प्रिंस ने किशन से डॉक्यूमेंट्स अपने नाम करवा लिए थे, वरना किशन ने डॉक्यूमेंट सरजोत के नाम कर दिए थे, मगर प्रिंस ने वो स्टाम्प फाड़ दिया और अपने नाम से दोबारा डॉक्यूमेंट्स बनवाए। किशन को किसी काम में कोई इतराज़ नहीं था कि सरजोत के भी प्रिंस वारस थे। बोर्ड लगते ही प्रिंस सजदरेज हो गए कि उनकी नस्लें संवर गई थी, पेट का मसला हल हो गया था नस्लों के लिए। सरजोत को किसी चीज़ से कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो चुपचाप सांपों की घाटियों में उतर गया और जहर पी पी कर वो नशे से चूर हो गया। नागनों से कसरत मिलाप से निढाल हो गया, उसे उठाकर लाया गया, उसे नहलाया गया, प्रिंस ने खाना खिलाने लगे। जिन छुप छुप कर उसे देखते आंख मिली तो सरत ने आंख दबा दी, वो घबरा कर भाग गए। दो दिनों तक खाना खत्म हो गया तो किशन ने वापसी का कहा तो सब घाटियों में भाग गए, एक ही जिद के वापस नहीं जाएंगे। मजबूरन किशन प्रिंस को लेकर निकल पड़ा और शिकार कर लाए, पकाया गया, खाया गया। और मित्रों, 15 दिन गुजर गए तो किशन ने सख्ती से कहा कि वापस चलो, मेरे भाई इतने देर मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकते, तो वो मजबूरन वापस जाने के लिए तैयार हो गए। किशन ने अलविदाई निगाहें पहाड़ी पर डाली, उसका दिल भर आया। ये पहाड़ी 60 सालों से उसके साथ थी, उसके बाप सूरजबंसी की सौंपी हुई अमानत आज मोल पा गई थी। जिन्हों के झुंड उसे करबनार निगाहों से देखते थे, आज किशन ने भी उन्हें देखा। और मित्रों, वो चलता हुआ उनके पास गया तो सिसकियां उभरने लगी, उनमें हलचल मचलने लगी, वो बुरी तरह से व्याकुल हो गए थे। सुनो मेरे भाइयों, तुम 60 वर्षों से मुझे देख रहे हो, आज ही भर के देख लो कि आज के बाद मैं यहाँ नहीं आऊँगा। आज मेरा पहाड़ी पर आखिरी फेरा। ये पहाड़ी अब अपने साईं के पास पहुंच चुकी है। हाँ, तुम यहीं रहना, मेरे पीछे मत आना, बस यहीं रहना, तो तुम्हारा रिस्क तुम तक पहुंचता रहेगा। मैं भी तुम्हारी दीद का रिस्क आज खत्म हुआ, भला हो तुम्हारा, तुम सब अधिक मेरे काम आए। शुभ होते हैं वो जीरो जो सुख सेवा को अपना पेशा बना लेते हैं और फलाह पाते हैं, वो जीरो जो सुख सेवा करके पुण्य कमाते हैं। अब चलूंगा। अल्लाह ने के बान किशन पलटा तो एक कमसिन सजिंदा और ताया और सरगोशी की, वो कौन है? आवाज़ बेहद डरी हुई थी, आंसू बह रहे थे। किशन ने उंगली से आंसू साफ किए और कहा, रोते नहीं। वो बहुत करीब आ गया। किशन ने एक तवील सांस ली और बोला, सरजोत है इस पहाड़ी का मालिक, मैंने ये पहाड़ी उसे दान कर दी है, अब चलूँ अल्लाह ने की बान। किशन तैयारे में बैठ गए और फिर वो लोग वापस आ गए। मित्रों, प्रिंस मुतमैन थे, बहुत ही मुतमैन थे। और अभी यौम जमहूरिया में 4 माह बाकी थे। बकौले किशन ट्रेनिंग के लिए बड़ा अरसा आर्मी के आला अफसरान सरजोत की ट्रेनिंग में लग गए और वो रातों को प्रिंस की बाहों में लेटा बड़ा ही बेचैन हो जाता। प्रिंस भैया अगर वो मुझे उचक के ले गया तो वो हौल कर पूछता, नहीं मेरी जान नहीं ले जाता। वो समय में इतना गुम रहता है कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता।